आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बीरबल की वो कहानी जहां एक रहस्यमय रथ ने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। इस रथ में जो भी बैठता बोलता उल्टा। राजा कहता मैं भिखारी हूं। मंत्री चिल्लाता मैंने खजाना चुराया है। और सबसे मजेदार, रथ में बैठकर बीरबल ने कहा क्या क्या यह रथ सच में झूठ उगलवाता है या है कोई चाल किसी दरबारी की? क्या बीरबल फिर से सबकी पोल खोलेंगे या इस बार चतुराई की जरूरत बादशाह को पड़ेगी? बनिए गवाह उस अजबगजब अदालती पल का, जहां सवालों की बौछार थी और जवाब में सिर्फ झूठ। बीरबल और वो रथ जिसमें बैठते ही लोग झूठ बोलने लगते थे। शुरू करते हैं ये अनोखी, हंसी से लोटपोट कर देने वाली कहानी बिल्कुल अभी। बीरबल और वो रथ जिसमें बैठते ही लोग झूठ बोलने लगते थे। बादशाह अकबर के दरबार में उस सुबह कुछ अजीब सा था। न कोई शाही फरमान, न कोई दरबारी तकरार, बल्कि दरबार के बीचों बीच खड़ा था एक सुनहरा नक्काशीदार रथ, जिसके पहिए चुपचाप जमीन को छू रहे थे और ऊपर एक भारी छत थी जिसमें मोर, हाथी और सिंह की आकृतियां उकेरी गई थीं। बादशाह की निगाहें रथ पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। अकबर धीरे से, बीरबल अब तक नहीं आया, और जब वो देर करता है मतलब कुछ गड़बड़ है। मंत्री महेशदास मुस्कराते हुए, हुजूर, कहीं वो इसी रथ में बैठा झूठ न बोल रहा हो। अकबर चौंकते हुए, झूठ? और यहीं से शुरू हुई वो अनोखी घटना जिसने दरबार को तो हिलाया ही, साथ में बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा भी ली। प्रस्तावना: एक अजीब रथ की आमद। 2 दिन पहले दरबार में एक अनजान व्यापारी आया था। नाम था ताम्रभद्र, दक्षिण भारत से आया और अपने साथ लाया एक जादुई रथ, ऐसा उसका दावा था। ताम्रभद्र: महाराज, ये कोई साधारण रथ नहीं। इसमें जो भी बैठेगा उसके मुंह से सिर्फ झूठ निकलेगा, न चाहते हुए भी। अकबर ने पहले हंसकर टाल दिया था। अकबर हंसते हुए, तो फिर बीरबल को उसमें बैठाकर देखना चाहिए, वो तो सच्चाई का पुतला है। पर ताम्रभद्र जिद पर अड़ा रहा। ताम्रभद्र: हुजूर, मेरी शर्त मानिए। अगर रथ झूठ नहीं उगलवाए तो मेरा सिर कलम करवा दीजिए, लेकिन अगर कर दे तो मुझे दरबार में एक जगह दीजिए। बीरबल उस दिन शाही काम से बाहर थे, सो राजा ने प्रयोग को अगली सुबह तय कर दिया। पहला प्रयोग जब राजा खुद बैठे। सुबह हुई, रथ को दरबार के बीच लाया गया। सबसे पहले स्वयं बादशाह अकबर बैठे, हंसते हुए, थोड़े अविश्वास में। अकबर: रथ में बैठते ही मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूं। मेरे पास पहनने को कपड़े तक नहीं। पूरा दरबार सन्न। अकबर हैरानी से: अरे, मैंने ये क्यों कहा? मैं तो कहना चाह रहा था कि मैं बादशाह हूं। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। ताम्रभद्र मुस्कराया। दरबारी एक के बाद एक झूठ बोलते गए। इसके बाद रथ में बैठे प्रधानमंत्री, फिर सेनापति, फिर मुख्य कोषाध्यक्ष, और सभी के मुंह से निकले अजीब झूठे बयान। कोषाध्यक्ष: मैंने खजाना चुराया है और रोज शराब में उड़ाता हूं। सेनापति: मैं जंग में पीछे भाग गया था, वीरता सिर्फ दिखावा है। मंत्री: मैं दरबार में सिर्फ सोने आता हूं, बाकी काम नौकर करते हैं। हर बार रथ के अंदर बैठते ही उनका चेहरा बदलता, और जब बाहर आते तो सकपकाए रहते। बीरबल की वापसी और शक। बीरबल उसी दोपहर लौटे और दरबार का दृश्य देखा। रथ, चकित चेहरे और अकबर का उलझा हुआ मन। अकबर: बीरबल, इस रथ में कुछ तो है जो मुंह से झूठ निकलवाता है। हम सब आज खुद से भी अनजान हो गए।
बीरबल आंखें संकुचित करते हुए, हुजूर, रथ नहीं, ये रचने वाला जरूर दिलचस्प है। उन्होंने रथ को घुमा फिराकर देखा। पहिए, कुर्सी, छत, हर चीज साधारण लगी। लेकिन उन्होंने एक चीज नोट की, रथ में बैठते ही हर दरबारी की नजर ऊपर छत पर जाती थी। दूसरा प्रयोग, बीरबल की चाल। बीरबल, हुजूर, मुझे एक मौका दीजिए। मैं रथ में बैठता हूं, लेकिन अकेले। आप सभी दरबार छोड़ दीजिए। केवल 2 सैनिक रहें, जो देखें कि मैं बाहर निकलता हूं या नहीं। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल रथ में गए। कुछ देर तक अंदर रहे, फिर बाहर निकले। बीरबल हंसते हुए, हुजूर, मैं आपकी बेगम से प्यार करता हूं और मैं रोज चोरी करता हूं। पूरा दरबार फिर चौंक गया। अकबर गुस्से में, बीरबल, तुम। बीरबल, बस यही तो जवाब है। मैं जानबूझकर झूठ बोल रहा हूं। रथ में कोई जादू नहीं, ये केवल मनोवैज्ञानिक चाल है। सच्चाई का खुलासा। बीरबल, जब रथ में बैठते ही हर किसी को बताया जाता है कि सिर्फ झूठ ही निकलेगा, तो डर, दबाव और उम्मीद तीनों मिलकर इंसान को अपनी छिपी सच्चाइयों की विपरीत प्रतिक्रिया देने को मजबूर कर देते हैं। यानी वो जो सबसे गुप्त बात है, वही उल्टी निकलती है। बीरबल मुस्कराते हुए, मैंने जानबूझकर वो झूठ बोला ताकि आप जान सकें, रथ से सच्चाई नहीं, भय और भ्रम बाहर आता है। अकबर आंखें फैलाकर, तब बाकी दरबारियों ने जो कहा। बीरबल, वो कहीं न कहीं उनका छिपा डर या गुप्त अपराध बोध था, जो झूठ के बहाने बाहर निकल आया। ताम्रभद्र की असली चाल। बीरबल ने रथ की छत को खोला। वहां एक छोटा सा छेद था, जिसके अंदर लगी थी एक छोटी सुगंधित तेल की शीशी। बीरबल, इस तेल में ऐसे अवयव हैं जो दिमाग को थोड़ा असहज करते हैं, भ्रम, हल्का डर और आत्मसंशय। और जैसे ही दरबारी वहां बैठते हैं, वो झूठ बोलने का माहौल बनता है और आदमी खुद पर भरोसा खो देता है। अकबर क्रोधित होकर, तो ये सब ताम्रभद्र की चाल थी। बीरबल धीरे से, हाँ हुजूर, ताकि वह दरबारियों को बदनाम करे और आपको अपने रथ पर विश्वास दिलाकर दरबार में जगह पा सके। अंतिम न्याय। अकबर ने आदेश दिया कि ताम्रभद्र को गिरफ्तार किया जाए और उस पर राजद्रोह और दरबारियों की मानहानि का मुकदमा चले। बीरबल ने सभी दरबारियों को अलग अलग मिलकर समझाया कि उनका झूठ बस एक डर की उपज था, और मनुष्य वही बोलता है जो वो भीतर से छिपाना चाहता है या जो उसे सबसे ज्यादा डराता है। दरबार में एक नया नियम। अकबर ने एक नया फरमान निकाला। अब कोई भी दावे के साथ दरबार में कोई वस्तु नहीं लाएगा, जब तक बीरबल उसे पहले नहीं आजमाएगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कहानी से सीख। डर और भ्रम इंसान से उसके शब्दों का भी मालिकाना छीन लेते हैं। झूठ केवल जुबान से नहीं निकलता, वो दिमाग में उपजे भ्रम का परछाई होता है। और सबसे ज्यादा सच तब बाहर आता है जब हम झूठ बोलने से डरते हैं। हल्की सी झलक अगली चुनौती की। दरबार शांत हुआ ही था कि एक गायक दरबार में घुस आया, आंखों पर पट्टी बंधी हुई, और कह रहा था, मैं वो गायक हूं जो सिर्फ अंधे होने पर ही गा सकता है। बीरबल मुस्कराए। अकबर की भौहें तनी और दरबारियों ने सोच लिया, अब अगली बार कौन झूठ बोलता है, ये देखने में मजा आएगा। आज की कहानी में एक रहस्यमयी गायक आया है जो कहता है कि उसकी कला, उसकी आवाज तभी निकलती है जब वो अंधा हो। लेकिन वो गाता कैसा है? क्या ये कोई नई कला है या एक और चाल?
अकबर उलझ गए, दरबार स्तब्ध हुआ। और बीरबल ने गायक से एक ऐसा सवाल पूछा कि पूरी गाने की कला ही कांप उठी। हाजिर जवाबी, बुद्धि और व्यंग्य से भरी। सुनिए बीरबल की एक और धमाकेदार कहानी। बीरबल और वो गायक जो कहता था, मैं सिर्फ अंधे होने पर ही गा सकता हूं। कहानी शुरू होती है दरबार के बीचों बीच अंधेपन के दावे से। अकबर का दरबार अपनी रंगीनियों और बहसों के लिए प्रसिद्ध था। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। दरबार के द्वार पर एक अजनबी युवक आया, तेज आवाज में बोला, मैं गायक हूं, लेकिन गाता तब ही हूं जब मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हो, जब मैं अंधा बन जाऊं। पूरा दरबार सन्न रह गया। उसकी पीठ सीधी, आवाज में आत्मविश्वास और चेहरा दृढ़। नाम था नीलभ। अकबर हैरानी से, क्यों भई? आंखों से देखने से तेरे सुर बिखर जाते हैं क्या? नीलभ संजीदगी से, हुजूर, देखने से मन विचलित होता है। अंधापन मेरे अंदर की दृष्टि खोल देता है। अकबर, तो क्या तू हमें अभी गाकर दिखा सकता है? नीलभ, हाँ, पर मेरी शर्त है, मुझे अंधा किया जाए, पट्टी बांध दी जाए। शर्त मंजूर, पर बीरबल को खटका कुछ। गायक को एक ऊंचे आसन पर बैठाया गया। एक मुलायम रेशमी पट्टी उसकी आंखों पर बांधी गई। दरबार में सन्नाटा, सब इंतजार में। और फिर नीलभ गाने लगा। और क्या गाया! स्वर जैसे हवा में तैर गए। हर नोट एकदम सधा हुआ। सुर, ताल, लय सब इतना शुद्ध कि कुछ दरबारी तो रोने तक लगे। अकबर प्रभावित होकर, वाह, यह तो अद्भुत है। लेकिन बीरबल, जो कोने में बैठे मुस्कुरा रहे थे, अब धीरे से बोले, हुजूर, यह आवाज उस अंधेपन से नहीं निकली, ये किसी और स्रोत से आई है। बीरबल ने खेल पलट दिया। बीरबल, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। क्या गायक महोदय इस बार एक और गीत गा सकते हैं? नीलभ, बिल्कुल। पट्टी फिर बांधी गई। लेकिन इस बार बीरबल ने उसकी पीठ की ओर खड़े होकर आंखों के पास हल्की रोशनी से टॉर्च तेल का दीपक की लहर डाली। नीलभ जैसे ही गाने लगा, उसने हल्की आंखें मिचमिचाईं। बीरबल आवाज ऊंची करके, बस, ये अंधा नहीं, देख रहा है। गायक की पोल खुली। सब दंग रह गए। बीरबल ने पट्टी हटवाई। अंदर दो पतले, पारदर्शी छेद बनाए गए थे जिनसे वो सब देख सकता था। बीरबल, ये शुद्धतम आवाज इसकी नहीं, इसकी बांसुरी में लगे रिकॉर्डेड रीड का कमाल है। और जो सुर हम सुन रहे थे, वह मंच के नीचे छुपे एक और गायक की आवाज है, जिसे अंदर से बांसुरी के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर गुस्से में, क्या तूने हमें मूर्ख बनाया? नीलभ डरते हुए, हुजूर, मैंने तो बस एक शर्त बनाई और लोगों को उनकी भावनाओं से जोड़ा। मुझ पर दया कीजिए। बीरबल ने व्यंग्य में किया न्याय। बीरबल हंसते हुए, अंधेपन की कला नहीं होती साहब। कला तब है जब देखने पर भी आदमी भीतर से न देखे। ये छल कला नहीं, एक मजाक है। अकबर, तो सजा क्या दी जाए? बीरबल, इसे दरबार के सामने नाचने दो, लेकिन एक शर्त पर, आंखों पर पट्टी बांधकर, और कोई सुर नहीं, सिर्फ चुप्पी में नाच। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी से सीख, सच्ची कला दिखावे में नहीं, ईमानदारी में होती है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को प्रतिभा का मुखौटा बना ले, वो खुद को धोखा देता है। बीरबल ने साबित किया कि अंधापन आंखों का नहीं, सोच का होता है। समाप्त। अगली नई कहानी। बीरबल और वो दरबारी जिसने 3 साल तक एक ही बात दोहराकर अकबर को हंसाया।
बादशाह अकबर के दरबार में कई प्रकार के दरबारी आते जाते रहते थे। कोई न्याय मांगता, कोई इनाम चाहता और कोई बस अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने आता। लेकिन एक दरबारी ऐसा आया जिसने न कोई इनाम मांगा, न कोई शिकायत की, न ही कोई कविता सुनाई। वो बस एक ही काम करता, हर बार वही एक ही वाक्य दोहराता। और सबसे हैरानी की बात, अकबर हंसते थे हर बार। कहानी की शुरुआत तीसरी पहर के दरबार से होती है। गर्मी का महीना था, पंखे झल रहे थे। बीरबल अपने स्थान पर बैठे कुछ कागज देख रहे थे। तभी एक दुबला-पतला, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए व्यक्ति दरबार में आया। उसका नाम था दुर्जनलाल। दुर्जनलाल जोर से हुजूर। एक ऊंट दरिया में नहाने गया। बाहर निकला तो उसका नाम बदल गया। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर ने भौहें सिकोड़ी, फिर एक जोरदार ठहाका लगाया। अकबर हंसते हुए, ये क्या बेतुकी बात है, पर मजेदार है। बीरबल ने भी हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो चुप रहे। दुर्जनलाल बिना कुछ और कहे चला गया। अगले दिन फिर वही दृश्य। दुर्जनलाल आया, बोला वही वाक्य। एक ऊंट दरिया में नहाने गया। बाहर निकला तो उसका नाम बदल गया। अकबर ने फिर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन बीरबल की भौहें तन गईं। तीसरे दिन, चौथे दिन, हर दिन वही वाक्य। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। मंत्री, क्यों राजा हर बार हंस देते हैं? सिपाही, कहीं ऊंट के पीछे कोई गूढ़ रहस्य तो नहीं? बीरबल अब इस बात से परेशान होने लगे। अकबर ने हंसते हुए एक दिन कह ही दिया, बीरबल, क्या बात है इस आदमी में? हंसाने की ऐसी कला किसी में नहीं देखी। बीरबल संजीदगी से, मुझे हंसी से ज्यादा उसकी चुप्पी डरा रही है, जहां वो कुछ और नहीं कहता। बीतते गए दिन, बनती गई आदत। अब ये दृश्य रोज का हो गया था। दरबार में शाही मुद्दों के बाद एक विश्राम की घड़ी आती और उसी समय दरबार में प्रवेश करता दुर्जनलाल। एक ऊंट दरिया में नहाने गया। बाहर निकला तो उसका नाम बदल गया। अकबर मुस्कराते, कभी जोर से, कभी मंद। 3 महीने बीते, फिर 6। अब तो अकबर स्वयं पूछने लगे, वो ऊंटवाला कहाँ है आज? और यदि वह न आता तो दरबार अधूरा लगता। बीरबल की बेचैनी। बीरबल को अब ये हंसी बीमारी लगने लगी थी। एक ही बात पर महीनों से हंसना, क्या यह बुद्धि का हास नहीं? उन्होंने एक दिन दुर्जनलाल को बुलाया और अलग से पूछा, बीरबल, ये ऊंट दरिया में क्या धो रहा है और उसका नाम क्यों बदल गया? दुर्जनलाल मुस्कराकर, नाम नहीं बदला, पहचान बदल गई। बीरबल चौंककर, क्या? दुर्जनलाल, ऊंट वही है, पर अब जो निकलकर आया है वो शाही ऊंट है। अब उसे सिर्फ दरबार में घुसने की अनुमति है, क्योंकि उसके पास हंसाने की कला है। बीरबल कुछ समझे, कुछ नहीं। 3 साल का लंबा खेल। अब 3 साल बीत चुके थे। अकबर की उम्र थोड़ी बढ़ गई थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं। पर जब दुर्जनलाल आता, वो आज भी उसी ताजगी से हंसते। और दरबारियों के लिए ये पहेली बन चुकी थी। मंत्री ने कहा, अगर यही बात मैंने कही होती तो कोई नहीं हंसता। कोषाध्यक्ष ने कहा, हो न हो, इसमें कोई जादू है। बीरबल अब यह सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने दुर्जनलाल से पूछा, क्यों रोज यही बात दोहराते हो? क्या तुम्हारे पास और कुछ कहने को नहीं? दुर्जनलाल धीरे से, जब कोई बादशाह किसी ऊंट की बात पर हंसना पसंद करता है तो मैं क्यों कुछ और कहूं? बीरबल का खेल। बीरबल ने अब एक योजना बनाई।
अगले दिन जब दुर्जनलाल दरबार में आया और वही वाक्य कहा, बीरबल ने तुरंत खड़े होकर कहा, सही कहा। और फिर वह ऊंट अपनी हंसी छोड़कर दरबार का निर्णयकर्ता बन गया। अकबर की हंसी रुक गई। अकबर, क्या मतलब? बीरबल, हुजूर, पिछले 3 वर्षों से यह आदमी एक ही बात दोहरा रहा है और हर बार आप हंसते हैं बिना सोचे कि क्या यही हमारी दरबार की गहराई है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस ऊंट और दरिया। आपके बुद्धिमान दरबार में यह ऊंट अब प्रतिष्ठा पा चुका है। क्या ये हमारी सोच की गिरावट नहीं? दुर्जनलाल का असली मकसद। अब सबकी निगाहें दुर्जनलाल पर थीं। बीरबल, सच बताओ, क्यों ये सब किया? दुर्जनलाल गंभीर स्वर में, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जब तक किसी बात का कोई अर्थ न हो क्या वो मनोरंजन बन सकती है, और जब बन जाए तो लोग अर्थ ढूंढने लगते हैं। मैंने साबित किया, दरबार भी बिना अर्थ के तालियां बजा सकता है। यह हंसी नहीं थी, यह आदत थी। मैंने दरबार का ध्यान हटाया। 3 सालों तक। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर शांत थे। उन्होंने गर्दन झुकाई और बोले, बीरबल, यह दरबार का नहीं, मेरा भी परीक्षण था और मैं फेल हो गया। बीरबल नरम स्वर में, नहीं हुजूर, आपने हंसना नहीं छोड़ा, पर आज आप सोचने लगे। यही सबसे बड़ा पास होना है। अकबर ने दुर्जनलाल को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, तुमने हमें हंसाया और फिर सोचने पर मजबूर किया। ये दोनों दुर्लभ हैं, मगर अब यह ऊंट विदा हो। कहानी से सीख। हंसी अगर आदत बन जाए तो सोचने की क्षमता छीन लेती है। कभी कभी अर्थहीन चीजों में भी सत्ता उलझ जाती है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो मनोरंजन और मूर्खता में फर्क कर सके। अगली नई कहानी, बीरबल और खोया हुआ आधा गधा। दरबार की सुबह उस दिन कुछ अधिक ही शांत थी। सूरज की किरणें शाही महल की संगमरमर की दीवारों पर पड़ रही थीं और दीवाने खास की छत पर चीलें उड़ान भर रही थीं। अकबर के चेहरे पर गौर करने लायक शांति थी और बीरबल अपने आसन पर बैठकर पुराने मुकदमों की फाइलें पलट रहे थे। लेकिन तभी शांत माहौल को एक अजीब सी चिल्लाहट ने चीर दिया, मेरा आधा गधा खो गया है। हाय दैया! आधा गधा गायब हो गया। एक बेतरतीब कपड़े पहना ग्रामीण दरबार में घुस आया। चेहरे पर परेशानी, आंखों में आंसू और आवाज में ऐसा दर्द जैसे कोई संतान खो गई हो। सैनिक उसे बाहर खींचने ही वाले थे कि अकबर ने हाथ उठाकर रोका। अकबर, रुको। आधा गधा? ये किस प्रकार की शिकायत है? ग्रामवासी, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे पास 2 गधे थे। अब एक पूरा है और दूसरा आधा। आधा ही है, बाकी गायब है। पूरा दरबार हंसी में डूब गया, पर बीरबल की भौहें तन गईं। विवाद की शुरुआत। अकबर ने आदेश दिया कि उसे बैठाया जाए और उसकी बात विस्तार से सुनी जाए। अकबर, क्या मतलब है तुम्हारा कि आधा गधा गायब है? ग्रामवासी, नाम मंगरू, हुजूर, मेरा गधा 2 दिन पहले गांव के चरवाहे के पास गया था। जब वापस आया तो उसके आगे के दोनों पैर और आधा सिर नहीं था। अकबर, अरे बाप रे! बीरबल, जिंदा है या मर चुका? मंगरू, जिंदा है हुजूर, पर चलता है ऐसे जैसे कोई आधा गधा है, और देखता भी आधा है, और सुनता भी आधा। अकबर हंसते हुए, तो वो आधा ही गधा रहा अब। मंगरू, और हुजूर, गांव का चरवाहा कहता है कि वो तो पूरा गधा है, बस थोड़ी चोट लगी है। मैंने कहा नहीं, ये आधा हो चुका है, मेरा आधा गधा खो चुका है।
अब बात केवल एक गधे की नहीं थी। दरबार में एक अजीब सवाल खड़ा हो गया था, क्या कोई जीव आधा माना जा सकता है? चरवाहे की पेशी। बीरबल ने आदेश दिया कि चरवाहे को बुलाया जाए। अगले दिन एक लंबा तगड़ा आदमी पेश हुआ, नाम था बलई। बलई क्रोधित होकर, हुजूर, ये मंगरू बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने उसका गधा 2 दिन तक अपने पास रखा, चारा पानी दिया, फिर लौटाया। हाँ, थोड़ा घायल हो गया जंगल में, मगर जिंदा है न। बीरबल, तुम्हें ये मालूम है कि मंगरू इसे आधा गधा कह रहा है? बलई हंसते हुए, अगर कान काट लो तो क्या आदमी आधा हो जाता है? ये तो वैसा ही है। मंगरू हुजूर, इसका एक कान, एक आंख, एक पैर और आधा मुंह ही रह गया है। ये अगर गधा है तो क्या मैं उठूं? अकबर, तो अब क्या मांग है तुम्हारी? मंगरू, या तो मेरा पूरा गधा वापस दो या आधे का मुआवजा दो। बीरबल का उल्टा सवाल। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, बीरबल, अगर किसी का घर जलकर आधा रह जाए तो वो घर आधा माना जाता है या पूरा? बलई, आधा ही हुजूर। बीरबल, और अगर किसी आदमी के दोनों पैर कट जाए तो वो क्या आदमी नहीं रहेगा? मंगरू, रहेगा हुजूर, मगर अधूरा रहेगा। बीरबल, तो गधा भी अधूरा है। मगर अब सवाल है, जिम्मेदार कौन है? साक्ष्य की परतें खुलीं। बीरबल ने गधे का निरीक्षण करवाया, नगर वैद्य और पशु चिकित्सक से। रिपोर्ट आई, गधे को जख्म नुकीली लकड़ी से लगे हैं और कुछ जख्म पुराने हैं। ऐसा लगता है कि उसे 2 बार अलग अलग समय पर चोट लगी है। बीरबल ने मंगरू और बलई को बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या गधा कभी पहले भी चरवाहे के पास गया था? मंगरू हिचकिचाकर, हाँ हुजूर, 1 महीना पहले भी भेजा था। बीरबल, और उस समय भी चोट आई थी? मंगरू, थोड़ी बहुत। बीरबल, तब क्यों नहीं शिकायत की? मंगरू, क्योंकि तब वो ज्यादा नहीं टूटा था। अब तो गधा गधा नहीं, करुणा की मूरत हो गया है। बीरबल की बेमिसाल बुद्धि। बीरबल उठे और बोले, हुजूर, न्याय कहता है कि जब तक पूरा सत्य न खुल जाए निर्णय अधूरा है। जैसे गधा, ये गधा 2 बार टूटा है, एक बार मंगरू की चुप्पी से, दूसरी बार बलई की लापरवाही से। तो दोनों ही जिम्मेदार हैं गधे के आधे आधे हिस्से के लिए। अकबर हैरानी से, मतलब? बीरबल, मुआवजा आधा आधा दो। बलई भी दे, मंगरू भी। और जो बचा है उसे नगर चिकित्सालय भेजा जाए। राज्य खर्च पर इलाज हो, क्योंकि जब पशु का दर्द अदालत में गूंजने लगे तो राजा का कर्तव्य बनता है कि वो मरहम बने। दरबार की तालियां। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मंगरू मुस्कराया। बलई सिर झुकाकर मान गया। गधा शाही पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसने पहली बार 2 आंखों से घास देखी। एक में पट्टी थी, लेकिन घास हरी थी। कहानी से सीख। चोट केवल शरीर को नहीं, भरोसे को भी लगती है। न्याय तब तक पूरा नहीं जब तक सारी परतें न खुल जाएं। कभी कभी अधूरी चीजें पूरी कहानी कहती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। अगली नई कहानी। बीरबल और वो कैदी जिसे सजा सुनते ही सब दरबारी रोने लगे। शाही दीवाने खास की सुबह आम दिनों से कुछ अलग थी। हल्के गुलाबी बादलों के नीचे फैला लाल किला एक रहस्यमयी खामोशी से ढका था। पक्षियों की चहचहाहट कम और सिपाहियों की फुसफुसाहट ज्यादा सुनाई दे रही थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि 2 सिपाही एक कैदी को लेकर दरबार में आए। वो कैदी न तो साधारण अपराधी जैसा दिखता था और न ही डरा हुआ। उसकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी,
पर चेहरा ऐसा जैसे अभी अभी जंगल से किसी ऋषि को उठा लाया गया हो। झुर्रियां पर तेज नजरें, बाल उलझे पर चाल में संजीदगी। बीरबल ने तुरंत गौर किया, इस आदमी में कुछ है। बाकी दरबारी बस एक कैदी देख रहे थे, पर बीरबल को किसी टूटे हुए शेर की तस्वीर दिखाई दी। अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, नाम बताओ अपना। कैदी ने सिर उठाया और साफ आवाज में कहा, नाम तो बहुत हैं जहां पनाह, पर आज जो सुनने लायक है वो है गुनहगार नंबर 137। दरबार में हल्का सा हंसी का माहौल बना, पर कैदी के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। बीरबल की आंखें उस पर टिकी थीं। क्या जुर्म किया है इसने? अकबर ने सिपाही से पूछा। सिपाही बोला, जहां पनाह, इसने शाही खजाने से सालों तक चोरी की, दरबार में जाली फरमान बनाकर सैकड़ों मनुष्यों को जमीनें बांटी, और सबसे बड़ा जुर्म ये खुद को सच कहता रहा। अकबर मुस्कराया, क्या तुम सच में अपने आप को सच कहते हो? कैदी ने सिर झुका लिया और कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरा जुर्म है। और अगर इस सल्तनत में सच बोलना जुर्म है तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की भौहें सिकुड़ गईं। अकबर को मजा आ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है असल में? अकबर ने दोबारा पूछा। कैदी बोला, मेरा नाम सतवंत था, और अब मैं बस एक खंडहर हूं उस आदमी का जो कभी न्यायालय का प्रमुख हुआ करता था। दरबारी जो रोने लगे। सतवंत का नाम सुनते ही कुछ उम्रदराज दरबारी चौंक गए। एक बूढ़े वजीर की आंखें नम हो गईं। वो उठकर बोले, ये आदमी, ये वही है जिसने मेरी बेटी को जिंदगी दी थी। मैंने उसे सजा सुनाई थी, इसने मेरे झूठ को दरबार में उजागर किया था। दूसरे वजीर बोले, इसने मेरे भाई की जमीन लौटवाई थी जिसे दरबार के फैसले ने छीन लिया था। एक तीसरे ने कहा, सतवंत ने मुझे भी बेनकाब किया था, मगर आज लगता है कि वो सही था। बीरबल अब तक चुप था, लेकिन उसकी आंखें सतवंत के हर शब्द पर लगी थीं। अकबर अब गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, आज का सवाल यह नहीं कि सतवंत ने क्या किया। सवाल यह है कि क्या यह सल्तनत किसी ऐसे आदमी को सजा दे सकती है जिसने हमेशा सच को बचाया। अकबर बोले, तो क्या हम अपने नियम तोड़े? बीरबल बोला, नियम उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं जो उनका दुरुपयोग करते हैं। जो उन्हें दिशा दिखाए, उन्हें तो मार्गदर्शक माना जाना चाहिए। सतवंत की सजा। अकबर ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। फिर कहा, सतवंत, तुम्हें सजा दी जाएगी। पूरा दरबार सन्न। बीरबल तक चौंक गया। तुम्हें सजा दी जाती है हर सप्ताह इस दरबार में 1 घंटा बैठकर सच बोलने की। और जो दरबारी इस दरबार में झूठ बोले, उसका मुखौटा तुम सबके सामने उतारोगे। सन्नाटा। फिर अचानक दरबार के कई वजीर और दरबारी रो पड़े। किसी ने पगड़ी उतारी, किसी ने जमीन चूमी, किसी ने कहा, हमने अपने सबसे बड़े न्यायाधीश को खो दिया था, आज वापस पाया है। सतवंत चुपचाप खड़ा रहा। आंखों में वो नमी थी जो सिर्फ एक सत्य बोलने वाले की आंखों में होती है जब दुनिया उसकी भाषा समझ लेती है। सिख। कभी कभी एक इंसान पूरी व्यवस्था से लड़ता है सिर्फ सच के लिए। जब व्यवस्था उस एक व्यक्ति को गुनहगार मान लेती है, तब जरूरत होती है बीरबल जैसे किसी की जो पूछे, क्या सच बोलना भी जुर्म है? कहानी से सीख यही है, सच देर से जीतता है, पर जब जीतता है तो सबको रुला देता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो माली जो हर पौधे से राज निकालता था। शाही बाग में उस सुबह हवाएं कुछ अजीब सी सरसराहट के साथ बह रही थीं। ग्रीष्म ऋतु ढलान पर थी और बाग के फूल अपने पूरे यौवन पर।
मोगरे की खुशबू, चमेली की शरारत, गुलाब की गुरूर भरी गंध और अमलतास की चुप्पी सब कुछ मिलकर एक कविता सा दृश्य बना रहे थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बाग का हर पौधा जैसे कुछ कहने को बेताब हो। और इसका कारण था एक अजनबी माली, जिसने पिछले महीने ही शाही बाग की जिम्मेदारी संभाली थी। इस माली का नाम था सूबेदार मलिकराम, पर वह किसी सैनिक या दरबारी से नहीं, बल्कि पौधों से बात करने की अजीब कला के लिए मशहूर था। उसने आते ही हर पेड़ पौधे को एक नाम दे दिया था। गुलाब को गर्विता, नीम को कटुवाणी, कनेर को धोखेबाज और तुलसी को राजदूत। पहले तो बाग के पुराने माली और कुछ सैनिक उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन धीरे धीरे दरबार में अफवाह फैलने लगी कि माली हर पौधे से गुप्त बातें जान लेता है। एक दिन उसने अमरूद के पेड़ को देखकर कहा, इस पेड़ की जड़ों के पास किसी ने चुराया हुआ खजाना छिपाया है। जब सैनिकों ने खोद कर देखा तो वाकई एक पुराना संदूक मिला जिसमें कुछ शाही आभूषण थे। सब चौंक उठे। कुछ दिनों बाद उसने तुलसी के गमले को देखते हुए कहा, मुझे इसमें साजिश की बू आ रही है। फिर 2 दिन बाद ही पकड़ा गया कि एक नौकर इसी गमले में दरबार के पत्रों की नकलें छुपाकर बाहर भेज रहा था। अब अकबर को भी उत्सुकता हुई। उन्होंने आदेश दिया कि इस माली को दरबार में पेश किया जाए। दरबार में मलिकराम की पहली पेशी। बीरबल उस दिन मौजूद थे। जैसे ही माली को दरबार में लाया गया, सबकी नजरें उसी पर थीं। न ज्यादा ऊंचा कद, न कोई चमकदार वस्त्र, पर उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो गर्म हवा को भी चुप करा दे। अकबर बोले, हमें तुम्हारे बारे में अजीब बातें सुनने को मिली हैं। क्या सचमुच तुम पौधों से बात कर सकते हो? माली ने मुस्कराते हुए कहा, जहां मौन होता है वहां शब्द गूंजते हैं। जहां शोर होता है वहां अर्थ मर जाते हैं। मैंने पौधों की मौन भाषा सीख ली है, महाराज। बीरबल ने चुटकी ली, और क्या किसी पपीते के पेड़ ने आपको बताया कि हमारा रसोइया रोज एक रोटी चुराता है? माली हंसा नहीं, बस बोला, पपीता नहीं, चंद्रमल्लिका। वो रसोई की खिड़की के पास है, हर रात देखती है और कहती है कि रसोइया सिर्फ रोटी नहीं, एक चम्मच मलाई भी लेता है। बीरबल ने तुरंत रसोइये को बुलवाया। पूछताछ में उसने सब कबूल लिया। अब अकबर स्तब्ध थे। बाग में गूंजते रहस्य। अब तो दरबार ने उसे शाही पौधों का सूफी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। महाराज ने आदेश दिया कि हर हफ्ते माली दरबार में आए और पौधों से जो भी सुनता हो बताता जाए। एक हफ्ते बाद मलिकराम दरबार में आया और बोला, गुलमोहर रो रहा है। वह कहता है कि दरबार के एक मंत्री ने एक बड़े विश्वासघात की योजना बनाई है। अकबर चौंक उठे, बीरबल भी सतर्क हो गए। उन्होंने पूछा, कौन मंत्री? माली बोला, गुलमोहर ने नाम नहीं लिया, लेकिन वह कहता है कि वह मंत्री अक्सर उसके नीचे बैठता है और लंबी सांसें छोड़ता है। बीरबल ने जांच शुरू कराई और पाया कि मंत्री गुलाम हुसैन अक्सर उस गुलमोहर के नीचे बैठकर कोई गुप्त संदेश लिखता था। 2 दिन बाद ही वह एक राजदूत से संदिग्ध ढंग से मिलता पाया गया। अकबर ने उसे पद से हटा दिया। बीरबल की जिज्ञासा और चुनौती। बीरबल को अब यह कौशल रहस्यमय नहीं, संदिग्ध लगने लगा। उन्होंने सोचा, या तो यह आदमी बहुत चालाक है या फिर इसमें कोई जादू है। लेकिन बीरबल को न तो जादू पर भरोसा था और न ही चमत्कार पर। एक दिन बीरबल ने खुद एक खेल रचा। उसने बाग में जाकर एक पौधे के पास चुपके से 2 शब्द फुसफुसाए, साजिश होगी। फिर वह बगल के पौधे से फुसफुसाया, महाराज को खतरा है। 2 दिन बाद माली दरबार में आया और बोला, महाराज, नीम और गुलाब दोनों चिंतित हैं। वे कहते हैं कि जल्द ही दरबार में कोई बड़ा कांड होने वाला है, जिसमें महाराज को हानि पहुंच सकती है।
अकबर घबरा गए। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने पूछा, कौन पौधा ज्यादा चिंतित है? गुलाब महाराज, माली बोला। तो फिर उसे पकड़ो, बीरबल ने हंसते हुए कहा, क्योंकि गुलाब तो गूंगा है। बोलने वाला कोई और है। बीरबल का पर्दाफाश। बीरबल ने खुलासा किया कि उन्होंने खुद ही पौधों के पास जाकर कुछ शब्द कहे थे, यह जांचने के लिए कि माली उन शब्दों को सच मानकर कहता है या नहीं। यह प्रमाणित करने का एक तरीका था कि वह पौधों से सुन नहीं रहा, बल्कि दरबार की हलचलों और जासूसी से सूचना पाकर उसे पौधों के माध्यम से बोल रहा है। माली चुप रहा। फिर वह बोला, मैंने कभी नहीं कहा कि पौधे बोलते हैं, मैंने कहा कि वो बताते हैं। कैसे बताते हैं, ये मेरी कला है। जैसे बीरबल की चतुराई उनकी कला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम हमें मूर्ख बना रहे थे? नहीं महाराज, माली बोला, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, बस पौधों की मौन भाषा को एक रूप दिया, संकेतों से, हरकतों से, बयार से। शाही निर्णय और विदाई। अकबर असमंजस में थे। बीरबल बोले, महाराज, यह माली भले ही पौधों से न बोलता हो, लेकिन इसके अवलोकन की शक्ति और भेद पहचानने की कला अत्यंत अनोखी है। यह धोखेबाज नहीं, कलाकार है। अकबर ने निर्णय सुनाया, मलिकराम को बाग का प्रमुख माली बनाकर रखो। लेकिन वह अब पौधों से नहीं, सच्चाई से दरबार में बात करेगा। माली ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। सीख। कभी कभी सच्चाई बोलने के लिए जुबान नहीं, सिर्फ संवेदनशीलता चाहिए। बीरबल ने साबित किया कि हर चमत्कार के पीछे कोई गहरी समझ होती है, और मलिकराम ने सिखाया कि प्रकृति भी राजदार हो सकती है, यदि हम उसे ठीक से पढ़ना जानें। अगली नई कहानी। बीरबल और वो दरबारी जिसने 99 नाम बदलकर एक ही जुर्म छुपाया। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा अजीबोगरीब घटनाओं और चतुर दरबारियों का अड्डा रहा है, लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने पूरे शासन को हिला दिया। सुबह की धूप दीवाने खास की संगमरमरी दीवारों पर झिलमिला रही थी। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल हमेशा की तरह शांत चेहरे के साथ बगल में खड़े थे। मगर उस सुबह के शांत आकाश में एक भूचाल छिपा बैठा था। एक दरबारी जो पिछले 5 वर्षों से मुगल दरबार में बड़े ओहदे पर था, अब शक के घेरे में था। उस दरबारी का नाम था खाने रियाजत, और वो बादशाह की निजी सलाहकार मंडली का हिस्सा था। बुद्धिमान, शांत और मृदुभाषी, ऐसे व्यक्तित्व वाला यह व्यक्ति किसी भी कोने से अपराधी नहीं लगता था। लेकिन एक गुप्त रिपोर्ट ने दरबार का संतुलन बिगाड़ दिया। रिपोर्ट में लिखा था, खाने रियाजत असली नाम नहीं है। यह दरबारी एक अपराधी है जिसने पिछले 7 वर्षों में अलग अलग राज्यों में 99 अलग अलग नामों से खुद को छिपाया और अंततः अकबर दरबार में घुसपैठ कर ली। बादशाह सन्न थे। बीरबल, उन्होंने गूंजती आवाज में पुकारा। हुक्म हुजूर, बीरबल ने झुकते हुए कहा। तुम्हें इस रहस्य का पर्दाफाश करना है। अगर ये दरबारी सच में अपराधी है तो वो कौन है? और अगर निर्दोष है तो ये आरोप लगाने वाला कौन है? बीरबल ने आंखें बंद की, कुछ पल सोचा और कहा, हुजूर, मुझे 3 दिन दीजिए। मैं उस आदमी की परतें खोलकर दरबार में लाऊंगा, एक एक करके। ठीक वैसे ही जैसे ये आदमी अपने नाम बदलता गया। पहला दिन, आवाजों की तहकीकात। बीरबल ने सबसे पहले उस गुप्तचर से मुलाकात की जिसने यह रिपोर्ट भेजी थी। उसका नाम था हकीमुल्ला। वह एक पुराने ढंग का, तेज आंखों वाला अनुभवी जासूस था। तुमने कैसे जाना कि वो आदमी एक ही व्यक्ति है? बीरबल ने पूछा। हकीमुल्ला बोला, उसके कान। बीरबल चौंक गए। हाँ जनाब।
उसके दोनों कानों पर एक ही खास निशान है, एक हल्का सा तिरछा चीरा। वो कहीं भी नाम बदले, चेहरा बदले, चाल ढाल बदले, कानों का निशान नहीं बदला। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यदि यह बात सच है तो कोई न कोई ऐसा पुराना दरबारी जरूर होगा जो उसके किसी पुराने नाम या पहचान को जानता होगा। दूसरा दिन सवालों की बुनाई। बीरबल ने दरबार में घोषणा करवा दी कि अगले दिन सभी प्रमुख दरबारी एक विशेष सभा में शामिल हों। सभा का नाम रखा गया, नामों की परे। दरबार सजाया गया। एक एक करके दरबारियों को बुलाया गया और उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछे गए। अगर आपके सामने कोई आदमी 3 अलग अलग भाषाओं में अपना परिचय दे तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? अगर कोई बार बार नाम बदलता रहे पर उसकी हरकतें एक जैसी हों तो आप उसे कैसे पकड़ेंगे? सब दरबारी अचकचा रहे थे। और तभी बीरबल ने खान-ए-रियाज़त से सीधा सवाल पूछा, क्या आप अपनी मातृभाषा में 3 वाक्य बोल सकते हैं? दरबारी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जी मैं फारसी मूल का हूं। बीरबल ने सिर हिलाया। लेकिन आपने कुछ वर्ष पहले बंगाल में खुद को बहराम खान बताया था और वहां बंगाली में धारा प्रवाह भाषण देते देखे गए थे। फिर दिल्ली में आप कुर्बान मीर नाम से दुभाषिया बने और संस्कृत भी बोलते थे। अब आप खुद को फारसी मूल का बता रहे हैं। क्या आपके पूर्वज भाषाओं की दुकान थे? पूरे दरबार में हलचल हुई। दरबारी पसीने पसीने हो गया। तीसरा दिन बीते नामों की दीवार। बीरबल ने दीवाने खास की एक दीवार पर एक चौंका देने वाली चीज पेश की, 99 नामों की एक सूची, हर नाम के आगे एक स्थान, एक वर्ष और एक अपराध दर्ज था। चोरी, ठगी, जमीन हड़पना, नकली दस्तावेज, ये सब नाम अलग अलग राज्यों में दर्ज थे। ये क्या है? बीरबल बादशाह ने पूछा। बीरबल बोले, हुजूर, ये सब नाम उस एक ही आदमी के हैं जो आज दरबार में खान-ए-रियाज़त बनकर बैठा है। बीरबल ने अपने सिपाही की ओर इशारा किया। सिपाही ने दरबारी की टोपी हटाई और एक तिल दिखाई दिया जो हर पुराने रिकॉर्ड में वर्णित था। अब दरबारी कुछ नहीं बोल पाया। बीरबल ने उसे उसकी ही आवाज में एक पुराना संवाद सुनाया, जो नाम बदलते हैं वो सच नहीं छिपा सकते। दरबारी की घुटनों पर बैठ गया। हुजूर, बीरबल बोले, ये आदमी वास्तव में रफीकुल बख्त है, एक कुख्यात अपराधी जिसने 99 अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर न्याय से बचने की कोशिश की। लेकिन न्याय देर से आता है, पर आता जरूर है। दरबार की प्रतिक्रिया। सारी अदालत स्तब्ध थी। कुछ दरबारी जो उसके साथ काम कर चुके थे सिसक उठे। यह उनके लिए व्यक्तिगत धोखा था। इतने सालों तक जिस आदमी को वे अपना विश्वासपात्र समझते रहे वह एक अपराधी निकला। अकबर ने कड़ा आदेश दिया, इस आदमी को राज्य की सबसे ऊंची जेल में रखा जाए, जहां वो अगले 99 दिनों तक हर दिन एक नाम याद करे और पछताए। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, न्याय तो अब एक नाम में सिमट गया है, कैदी। इस कहानी से सीख। चेहरे बदलने से अपराध नहीं बदलता। सत्य की आंखें हर परिवर्तन को पहचान लेती हैं। चाहे नाम बदलो या शहर, एक न एक दिन सच अपने असली चेहरे के साथ सामने आता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो ज़हर जो सिर्फ सच्चों पर असर नहीं करता था। शाही दरबार में उस दिन किसी त्योहार जैसी हलचल थी। बादशाह अकबर की आंखों में एक अलग चमक थी और बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत सी मुस्कान फैली हुई थी। लेकिन इस उत्सव का कारण कोई जश्न नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुनौती थी, एक ऐसा ज़हर जो केवल झूठ बोलने वालों को मारता है और सच्चों पर असर नहीं करता। प्रस्तावना, एक फकीर और उसका दावे वाला कड़वा घोल।
उस सुबह दरबार में एक अजीब सा फकीर आया। उसके हाथ में एक पीतल की सुराही थी, आंखों में तिलिस्मी चमक और आवाज में रहस्यमय ठहरा। जहां पनाह, फकीर ने कहा, यह जहर अल्लाह के रहम से तैयार हुआ है। यह जहर झूठ बोलने वालों को उसी क्षण मार देता है, लेकिन जो भी सच्चा है उस पर इसका कोई असर नहीं होता। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर फकीर ने उस सुराही से एक कटोरी में थोड़ी सी काली तरल चीज उड़ेली और दरबार के सामने रख दी। सिर्फ एक चम्मच काफी है। सच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन झूठा वो यहीं ढेर हो जाएगा। अकबर चौंके, लेकिन उत्सुक भी हुए। क्या तुम इस दावे को साबित कर सकते हो? जहां पनाह, फकीर मुस्कराया, मैं खुद इसे पीकर दिखा सकता हूं, लेकिन इससे बेहतर तरीका है, आप दरबारियों को आदेश दें कि बारी बारी से इसे पिएं और सच या झूठ का फैसला खुद हो जाए। दरबार की दुविधा, सच और झूठ के बीच का पतला धागा। यह सुनकर दरबारियों में हड़कंप मच गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कराए, फिर बोले, जहां पनाह, यदि यह जहर सच में काम करता है तो यह एक बेहद संवेदनशील मामला है। बिना प्रमाण के किसी को मरने भेजना न्याय नहीं कहलाएगा। अकबर ने पूछा, तो फिर इसका परीक्षण कैसे हो? पहले इस फकीर का परीक्षण हो, बीरबल बोले। फकीर जरा भी नहीं हिचका। उसने वही जहर पिया और मुस्कराता रहा। कोई असर नहीं हुआ। देखा, फकीर बोला, मैं सच्चा हूं। अब आपके दरबारियों की परीक्षा होनी चाहिए। बीरबल की सूझबूझ, न्याय का पहला कदम। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, जहां पनाह, एक सुझाव है। हम कोई गंभीर आरोप न लगाकर एक सामान्य सवाल पूछें, बस यह जानने के लिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने बारी बारी से दरबारियों से सवाल पूछना शुरू किया, जैसे, क्या आपने कभी रिश्वत ली है? क्या आप कभी किसी निर्णय में पक्षपाती रहे हैं? क्या आपने कभी बादशाह की पीठ पीछे उनकी आलोचना की है? अब समस्या यह थी कि इन सवालों के जवाब में झूठ बोलना मौत को न्योता देना था, और सच बोलने से दरबार में बेइज्जती होती। नतीजा यह हुआ कि ज्यादातर दरबारी जवाब देने से ही कतराने लगे। एक दरबारी, महेशदास, डरते हुए बोला, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। उसके इतना कहते ही बीरबल बोला, तो पी लीजिए जहर। आप तो सच्चे हैं। महेशदास के पसीने छूट गए। उसने पिया और कुछ नहीं हुआ। वह सच कहा था इसने, बीरबल मुस्कराया। एक एक कर सभी दरबारी जवाब देने लगे, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई मानो हर चम्मच जहर नहीं, उनके भीतर छुपा सच निकाल रहा हो। एक अजनबी दरबारी, शाही नाम, शातिर चाल। तभी एक नया चेहरा सामने आया, सफेद कपड़ों में, आंखों में चमक, होठों पर मीठी मुस्कान। वह बोला, मैं फजल अली हूं, काबुल से आया हूं। सुल्तान के दरबार से सिफारिशी पत्र लाया हूं। बीरबल ने उसकी चतुराई देखी। उसके उत्तर, उसका आत्मविश्वास कुछ अजीब था। बीरबल ने आदेश दिया, इनका नाम, परिचय और पृष्ठभूमि लिखी जाए। कागज निकलवाया गया। जैसे ही लिखने का समय आया, उस दरबारी ने हिचकिचाते हुए अपना नाम लिखा, नसीर खान उर्फ फजल अली उर्फ यूसुफ बेग उर्फ अजीज लश्करी। सच सामने आने लगा। बीरबल ने कहा, ये दरबारी नहीं, एक जासूस है जो अलग अलग दरबारों में जाकर नाम बदलता है। अब तक वह 99 अलग अलग नामों से 99 दरबारों में जा चुका था, हर बार एक नया किरदार बनकर। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही इसकी सच्चाई का इम्तिहान है। इसे जहर दीजिए और देखें कि क्या होता है। सच्चाई का पर्दाफाश, एक अंतिम घूंट। जासूस चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं सच कहूं तो क्या मुझे माफी मिलेगी?
पहले सच बोलिए, बीरबल बोले। मैं तैमूरी खान हूं और मैंने हर दरबार में किसी न किसी के लिए जासूसी की है। उसने जहर का चम्मच उठाया और एक झलक में पी गया। कुछ नहीं हुआ। सब चौंके। बीरबल मुस्कराए। क्यों नहीं मरा ये? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, क्योंकि इस बार पहली बार इसने सच बोला है। इस जहर में वही ताकत है जो पहली बार सच बोले उसे माफ कर देता है। बीरबल ने आगे बताया, जहांपनाह, यह जहर असली नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। यह किसी को मारता नहीं पर डर के जरिए सच निकाल लाता है। सिर्फ सच्चे को विश्वास होता है कि वो बचेगा और झूठा डर के मारे सच कबूल कर लेता है। अकबर की प्रशंसा और दरबार की सिख। अकबर मुस्कराए। बीरबल, एक बार फिर तुमने न्याय को कला बना दिया है। इस जहर ने नहीं, तुम्हारी बुद्धि ने सच्चाई को उजागर किया है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, डर सबसे बड़ा सच उगलवाने वाला जहर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जहर पीने से नहीं, भीतर से मारता है। अकबर ने उस जासूस को सजा नहीं दी बल्कि उससे जानकारी लेकर उसे कारागार भेजा ताकि कोई और साजिश न रच पाए। सीख। झूठ का डर ही सबसे बड़ा जहर है। जब तक सच्चाई को पहचानने का साहस न हो तब तक किसी भी जहर से बचा नहीं जा सकता। और सच्चा वही होता है जो डर के बिना सच बोल सके, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। अगली नई कहानी। बीरबल और वो कोतवाल जो चोरी से पहले मुहर लगाता था। शाही दरबार की चहल पहल उस दिन कुछ अलग ही थी। नक्कार खाने की धीमी धीमी थाप के बीच बादशाह अकबर ने अपनी आंखें मीच रखी थीं, मानो किसी बड़ी उलझन में हो। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें दरबारियों के चेहरों को भेदती जा रही थीं। तभी हाजिरीन में से एक सिपाही ने आकर ऐलान किया, हुजूर, नगर कोतवाल हाजिर है, एक अजीब शिकायत लेकर। अजीब? अकबर की भौहें चढ़ी। जी हुजूर, सिपाही बोला, कहता है चोरों को पकड़ना उसके हाथ में नहीं क्योंकि वो पहले ही उसकी मुहर लिए घूमते हैं। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर भीतर घुसते नगर कोतवाल पर सभी की निगाहें जा टिकीं। कोतवाल का अजीब बयान। नगर कोतवाल रजा बेग दरबार में आकर जमीन को चूमते हुए बोला, जहांपनाह, मेरी बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन मुझे शक है कि कोई मेरी नकली मुहर बना चुका है। या? उसने रुककर बीरबल की ओर देखा। या फिर कोई बहुत चालाक खिलाड़ी है जो हर चोरी से पहले मेरी असली मुहर किसी घर के बाहर चुपचाप लगा जाता है। और जब चोरी होती है लोग समझते हैं मैं मिला हुआ हूं। बीरबल ने उसकी बात सुनी और पूछा, हर बार चोरी से पहले दरवाजे पर मुहर कैसी होती है? सिर्फ एक लाल निशान, गोल दायरे में एस-बी लिखा होता है। एस-बी? अकबर चौंके। सरकारी बही का संक्षेप, बीरबल ने कहा। मतलब उस घर की जांच या तलाशी स्वीकृत है। अब चौंकने की बारी सबकी थी। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने आदेश दिया, अगली चोरी से पहले की रात से हर गली में एक एक सादा वेश में सिपाही तैनात किया जाए, खासकर वहां जहां पिछले 3 महीने में मुहर लगी थी। अकबर ने अनुमति दी। 3 रातें बीतीं। चौथी रात दरबार को खबर मिली, हुजूर, पायखाना मोहाल में खानसामा अली बख्श के घर पर लाल मुहर लगाई गई। आधी रात को उसके अनाज के भंडार से चुपचाप सारा घी और चावल चोरी हो गया। बीरबल खुद मौके पर पहुंचे। घर के बाहर वही गोल लाल मुहर S.B। दीवार पर नाखून से खुरचा तो रंग हल्का निकला। नकली नहीं, असली मुहर है। बीरबल बुदबुदाए।
पर असली मुहर कोतवाल के पास ही है, सिपाही बोला। या किसी और के पास दी गई थी कभी? बीरबल की आंखें चमकीं। पुराने दस्तावेजों की पड़ताल। बीरबल ने अगले 7 दिन कोतवाली में रखे सारे पुराने दस्तावेज, नकल भी, मुहर रजिस्टर, तलाशी आदेश, जब्ती के आदेश आदि मंगवाए। एक मोटा लाल रजिस्टर मिला जिसमें सभी मुहर उपयोगों की एंट्री थी। पर एक अजीब बात सामने आई। कई ऐसे मकानों पर मुहर लगने की एंट्री तो थी, लेकिन तलाशी कभी हुई ही नहीं। बीरबल ने पन्ना पलटा। कुछ नामों पर गोला खींचा। रशीद खत्री, बलवंत चपरासी, हकीम गुलाम, उस्ताद शेखू। इन चारों के घरों पर मुहरें भी लगी थीं और चोरी भी हुई थी। यहां कोई खेल है। मुहर लगवाना ही चोरी की तैयारी है, बीरबल ने खुद से कहा। कौन करता था असली मुहर का इस्तेमाल? एक रात बीरबल ने सिपाही बनकर खुद कोतवाल रजा बेग के घर के पास तैनात किया। रात के तीसरे पहर एक आदमी काली चादर में लिपटा चुपके से निकला। उसके हाथ में चमकती चीज थी। बीरबल उसका पीछा करने लगे। वह आदमी निचले शहर के एक कुम्हार मोहल्ले में एक घर के बाहर गया, मुहर निकाली और दरवाजे पर लगाई। बीरबल ने ललकारा, खबरदार, मुहर वहीं रख दो। आदमी चौंका, भागने लगा, लेकिन 2 सिपाही पहले ही बीरबल के इशारे पर पीछे लगे थे। वो दबोच लिया गया। राज खुला, चौंकाने वाला नाम सामने आया, फजलुद्दीन शेख, कोतवाल रजा बेग का छोटा भाई। दरबार में उसे पेश किया गया। मेरे पास मुहर कोतवाल साहब ने दी थी, फजलुद्दीन चिल्लाया। कहा था जहां जहां तलाशी होनी है वहां लगाओ। लेकिन बाद में उन्होंने खुद कह दिया, तलाशी मत करना, चुपचाप घी चावल निकाल लेना, हम आधा आधा बांट लेंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कोतवाल को घूरा। क्या ये सच है? कोतवाल गिड़गिड़ाने लगा। हुजूर, मैं मजबूर था। फजल ने मुझे ब्लैकमेल किया। मेरे दस्तखत चुराकर कई बार फर्जी आदेश बना डाले थे। मुझे डर था मैं सजा पाऊंगा, इसलिए मैंने। अकबर ने दहाड़ लगाई। तो तुमने कानून को ही बेच डाला। चोरी से पहले सरकारी मुहर लगवाना ये दरबार की तौहीन है। बीरबल का सुझाव। बीरबल उठे। जहां पनाह, एक आदमी की गलती पूरी व्यवस्था की सजा नहीं बननी चाहिए। मेरा सुझाव है, 1. कोतवाल रजा बेग को उसके पद से तत्काल हटाया जाए। 2. शाही मुहर रखने और उपयोग करने के नियम पुनः निर्धारित किए जाएं। 3. नगर में अब हर मुहर पर कोतवाल के साथ एक शाही गवाह की मुहर भी लगे, तभी वो मान्य होगी। 4. और कोतवाल की जगह एक ऐसा व्यक्ति हो जो न्यायप्रिय, निर्भीक और चतुर हो। अकबर ने कहा, ऐसा कौन है तुम्हारी निगाह में? बीरबल ने मुस्कराकर एक नाम लिया। मंजूर अली, वही सिपाही जिसने सबसे पहले नकली मुहर का मामला दरबार तक पहुंचाया। अंतिम निर्णय और सजा। कोतवाल रजा बेग और उसके भाई को सरेआम नगर चौक में खड़ा किया गया। उनके गले में लकड़ी की तख्ती लटकाई गई जिस पर लिखा था, हमने न्याय को बेचा, लेकिन बीरबल ने फिर से उसे जगाया। फजलुद्दीन को 7 साल कारावास और कोतवाल को आजीवन दरबार से निष्कासन की सजा मिली। नगर में नई कोतवाली प्रणाली शुरू हुई। मुहरों पर अब दोहरी निगरानी होती और मंजूर अली, नया कोतवाल, बीरबल के आदेशों को पहला कानून मानता। कहानी से सीख। सत्ता की मुहर सबसे पहले जिम्मेदारी की मांग करती है। अगर उसे स्वार्थ से चलाया गया तो न्याय की नींव ही डगमगा जाती है। लेकिन जहां एक बीरबल होता है वहां अन्याय कभी देर तक नहीं टिकता। अगली नई कहानी।
बीरबल और वो पंडित जो संस्कृत में गाली देता था। दरबार में उस दिन विशेष सभा बुलाई गई थी। वजह अनोखी थी। एक वृद्ध परंतु तेज चाल वाले पंडित को दिल्ली के कई नगरों में बखेड़ा फैलाने का आरोप था। लेकिन यह बखेड़ा तलवारों या तोहमतों से नहीं, बल्कि संस्कृत भाषा में दी गई गालियों से होता था। यह सुनकर दरबारियों की हंसी छूट पड़ी थी, परंतु अकबर ने गंभीरता से आदेश दिया था कि ऐसे व्यक्ति को दरबार लाया जाए। कारण, शाही पुरोहित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह पंडित उनके शिष्यों को संस्कृत में कुछ शुभ कहकर अपमानित कर रहा है और शिष्य मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। पंडित प्रवेश करते हैं। शाम का पहला पहर था जब दरबार में वह वृद्ध पंडित पेश हुआ। माथे पर चंदन, हाथ में ताड़पत्रों का गड्ढा और होठों पर तिरछी मुस्कान। अकबर ने पूछा, पंडित जी, आपके संस्कृत ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक है, पर अब आपकी गालियों की चर्चा हो रही है। पंडित ने विनम्र भाव से सिर झुकाया और उत्तर दिया, यथापि गालिग्रामे प्रीतिरेव वर्तते। जैसे गांव में गाली भी प्रेम में दी जाती है। बीरबल की आंखों में चमक आई। दरबारियों की परीक्षा। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, हुजूर, क्यों न पंडित जी को 5 दरबारियों को संस्कृत में संबोधित करने दिया जाए, हम देखेंगे वे अपमानित होते हैं या नहीं। राजा मुस्कुराए, स्वीकृत है। पहले दरबारी को पंडित ने कहा, भे दुर्मेध कुपितं हन्यमानेन बक। अर्थ, हे मूर्ख, तू वह बक है जिसे पीटकर भी समझ न आए। दरबारी मुस्कुराया, क्या मधुर उपाधि दी है पंडित जी ने। दूसरे को कहा, त्वंतु तांडव क्रीड़ा मूर्ख। अर्थ, तू वह मूर्ख है जो शिव के नाच की तरह बर्बादी लाता है। दूसरा दरबारी भी मुस्कुराया, बहुत विद्वत्तापूर्ण संबोधन। 5 दरबारी मुस्कुरा रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर सबने मान लिया कि पंडित उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बीरबल की चाल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया कि पंडित जी अब कुछ भी न कहें, बस जो कहा है उसे ताड़पत्र पर लिख दें। शब्दशः संस्कृत गालियां लिखी गईं और बीरबल ने उनका संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया। अनुवाद सुनते ही दरबारियों के चेहरे उतर गए। पंडित जी ने उनकी तुलना बैल, बकरे, उलझे हुए बालों से की थी और उन्हें संस्कृत में अपमानित कर दिया था। अकबर की नाराजगी। अकबर ने गुस्से में कहा, पंडित, तुम्हें यह विद्या किसने सिखाई। पंडित शांत स्वर में बोले, जहांपना, यह मेरी विद्या नहीं, मेरी प्रताड़ना का फल है। वर्षों तक पंडितों ने मुझसे घृणा की क्योंकि मैं एक अछूत परिवार से था। मैंने संस्कृत सीखी और उन्हीं के हथियार से बदला लिया। अब जो कुछ करता हूं वो बस शब्द हैं, तलवार नहीं। दरबार में एक सन्नाटा पसर गया। बीरबल कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, हुजूर, ये मामला सिर्फ गालियों का नहीं, समाज की उस परत का है जहां विद्या को जाति से बांधा गया है। अकबर ने पंडित की ओर देखा, फिर गंभीर होकर कहा, तुम्हारी विद्या अद्भुत है, पर उसके प्रयोग में संयम हो। बीरबल, क्या उपाय हो कि यह ज्ञान अपमान की जगह सम्मान बने। बीरबल बोले, पंडित जी को शाही संस्कृत विद्यालय में आचार्य नियुक्त किया जाए। वे अपमान नहीं, व्याकरण पढ़ाए। और हर महीने दरबार में एक संस्कृत संवाद प्रतियोगिता करवाई जाए, जिसमें गालियां नहीं, हास्य हो। परिवर्तन की शुरुआत। पंडित को दरबार से सम्मानपूर्वक विदा किया गया। अगले महीने जब संस्कृत हास्य संवाद हुआ तो वही पंडित अब शिष्यों को सिखा रहे थे कि गालियों से विद्वत्ता नहीं बढ़ती, हास्य से बढ़ता है। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। एक विद्वान गालीबाज अब समाज सुधारक बन गया था। सीख। ज्ञान जब अपमान का हथियार बन जाए तो वह जहर है, और जब वही ज्ञान समाज सुधार का पुल बन जाए तो अमृत है। भाषा का सौंदर्य उसके प्रयोग में है,
न कि उसके प्रहार में। बादशाह अकबर के दरबार में उस सुबह कुछ अजीब सा था। न कोई शाही फरमान, न कोई दरबारी तकरार, बल्कि दरबार के बीचों बीच खड़ा था एक सुनहरा नक्काशीदार रथ, जिसके पहिए चुपचाप जमीन को छू रहे थे, और ऊपर एक भारी छत थी जिसमें मोर, हाथी और सिंह की आकृतियां उकेरी गई थीं। बादशाह की निगाहें रथ पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। अकबर धीरे से, बीरबल अब तक नहीं आया, और जब वो देर करता है मतलब कुछ गड़बड़ है। मंत्री महेश दास मुस्कराते हुए, हुजूर, कहीं वो इसी रथ में बैठा झूठ न बोल रहा हो। अकबर चौंकते हुए, झूठ? और यहीं से शुरू हुई वो अनोखी घटना जिसने दरबार को तो हिलाया ही, साथ में बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा भी ली। प्रस्तावना: एक अजीब रथ की आमद। 2 दिन पहले दरबार में एक अनजान व्यापारी आया था। नाम था ताम्रभद्र, दक्षिण भारत से आया, और अपने साथ लाया एक जादुई रथ, ऐसा उसका दावा था। ताम्रभद्र: महाराज, ये कोई साधारण रथ नहीं। इसमें जो भी बैठेगा उसके मुंह से सिर्फ झूठ निकलेगा। न चाहते हुए भी। अकबर ने पहले हंसकर टाल दिया था। अकबर हंसते हुए, तो फिर बीरबल को उसमें बैठाकर देखना चाहिए, वो तो सच्चाई का पुतला है। पर ताम्रभद्र जिद पर अड़ा रहा। ताम्रभद्र: हुजूर, मेरी शर्त मानिए। अगर रथ झूठ नहीं उगलवाए तो मेरा सिर कलम करवा दीजिए, लेकिन अगर कर दे तो मुझे दरबार में एक जगह दीजिए। बीरबल उस दिन शाही काम से बाहर थे, सो राजा ने प्रयोग को अगली सुबह तय कर दिया। पहला प्रयोग जब राजा खुद बैठे। सुबह हुई, रथ को दरबार के बीच लाया गया। सबसे पहले स्वयं बादशाह अकबर बैठे, हंसते हुए, थोड़े अविश्वास में। अकबर: रथ में बैठते ही, मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूं। मेरे पास पहनने को कपड़े तक नहीं। पूरा दरबार सन्न। अकबर हैरानी से: अरे, मैंने ये क्यों कहा? मैं तो कहना चाह रहा था कि मैं बादशाह हूं। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। ताम्रभद्र मुस्कराया। दरबारी एक के बाद एक झूठ बोलते गए। इसके बाद रथ में बैठे प्रधानमंत्री, फिर सेनापति, फिर मुख्य कोषाध्यक्ष, और सभी के मुंह से निकले अजीब झूठे बयान। कोषाध्यक्ष: मैंने खजाना चुराया है और रोज शराब में उड़ाता हूं। सेनापति: मैं जंग में पीछे भाग गया था, वीरता सिर्फ दिखावा है। मंत्री: मैं दरबार में सिर्फ सोने आता हूं, बाकी काम नौकर करते हैं। हर बार रथ के अंदर बैठते ही उनका चेहरा बदलता, और जब बाहर आते तो सकपकाए रहते। बीरबल की वापसी और शक। बीरबल उसी दोपहर लौटे और दरबार का दृश्य देखा। रथ, चकित चेहरे और अकबर का उलझा हुआ मन। अकबर: बीरबल, इस रथ में कुछ तो है जो मुंह से झूठ निकलवाता है। हम सब आज खुद से भी अनजान हो गए। बीरबल आंखें संकुचित करते हुए: हुजूर, रथ नहीं, ये रचने वाला जरूर दिलचस्प है। उन्होंने रथ को घुमा फिरा कर देखा। पहिए, कुर्सी, छत, हर चीज साधारण लगी। लेकिन उन्होंने एक चीज नोट की, रथ में बैठते ही हर दरबारी की नजर ऊपर छत पर जाती थी। दूसरा प्रयोग, बीरबल की चाल। बीरबल: हुजूर, मुझे एक मौका दीजिए। मैं रथ में बैठता हूं, लेकिन अकेले। आप सभी दरबार छोड़ दीजिए। केवल 2 सैनिक रहें जो देखें कि मैं बाहर निकलता हूं या नहीं। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल रथ में गए। कुछ देर तक अंदर रहे, फिर बाहर निकले। बीरबल हंसते हुए: हुजूर, मैं आपकी बेगम से प्यार करता हूं, और मैं रोज चोरी करता हूं। पूरा दरबार फिर चौंक गया। अकबर गुस्से में: बीरबल, तुम
बीरबल, बस यही तो जवाब है। मैं जानबूझकर झूठ बोल रहा हूं। रथ में कोई जादू नहीं। ये केवल मनोवैज्ञानिक चाल है। सच्चाई का खुलासा। बीरबल, जब रथ में बैठते ही हर किसी को बताया जाता है कि सिर्फ झूठ ही निकलेगा, तो डर, दबाव और उम्मीद तीनों मिलकर इंसान को अपनी छिपी सच्चाइयों की विपरीत प्रतिक्रिया देने को मजबूर कर देते हैं। यानी वो जो सबसे गुप्त बात है वही उल्टी निकलती है। बीरबल मुस्कराते हुए, मैंने जानबूझकर वो झूठ बोला ताकि आप जान सकें, रथ से सच्चाई नहीं, भय और भ्रम बाहर आता है। अकबर आंखें फैलाकर तब बाकी दरबारियों ने जो कहा। बीरबल, वो कहीं न कहीं उनका छिपा डर या गुप्त अपराध बोध था जो झूठ के बहाने बाहर निकल आया। ताम्रभद्र की असली चाल। बीरबल ने रथ की छत को खोला। वहां एक छोटा सा छेद था जिसके अंदर लगी थी एक छोटी सुगंधित तेल की शीशी। बीरबल, इस तेल में ऐसे अवयव हैं जो दिमाग को थोड़ा असहज करते हैं, भ्रम, हल्का डर और आत्मसंशय। और जैसे ही दरबारी वहां बैठते हैं, वो झूठ बोलने का माहौल बनता है और आदमी खुद पर भरोसा खो देता है। अकबर क्रोधित होकर, तो ये सब ताम्रभद्र की चाल थी। बीरबल धीरे से, हाँ हुजूर, ताकि वह दरबारियों को बदनाम करे और आपको अपने रथ पर विश्वास दिलाकर दरबार में जगह पा सके। अंतिम न्याय। अकबर ने आदेश दिया कि ताम्रभद्र को गिरफ्तार किया जाए और उस पर राजद्रोह और दरबारियों की मानहानि का मुकदमा चले। बीरबल ने सभी दरबारियों को अलग अलग मिलकर समझाया कि उनका झूठ बस एक डर की उपज था और मनुष्य वही बोलता है जो वो भीतर से छिपाना चाहता है या जो उसे सबसे ज्यादा डराता है। दरबार में एक नया नियम। अकबर ने एक नया फरमान निकाला। अब कोई भी दावे के साथ दरबार में कोई वस्तु नहीं लाएगा जब तक बीरबल उसे पहले नहीं आजमाएगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कहानी से सीख। डर और भ्रम इंसान से उसके शब्दों का भी मालिकाना छीन लेते हैं। झूठ केवल जुबान से नहीं निकलता, वो दिमाग में उपजे भ्रम का परछाई होता है। और सबसे ज्यादा सच तब बाहर आता है जब हम झूठ बोलने से डरते हैं। हल्की सी झलक अगली चुनौती की। दरबार शांत हुआ ही था कि एक गायक दरबार में घुस आया, आंखों पर पट्टी बंधी हुई, और कह रहा था, मैं वो गायक हूं जो सिर्फ अंधे होने पर ही गा सकता है। बीरबल मुस्कराए। अकबर की भौहें तनी और दरबारियों ने सोच लिया, अब अगली बार कौन झूठ बोलता है, ये देखने में मजा आएगा। आज की कहानी में एक रहस्यमयी गायक आया है जो कहता है कि उसकी कला, उसकी आवाज तभी निकलती है जब वो अंधा हो। लेकिन वो गाता कैसा है? क्या ये कोई नई कला है या एक और चाल? अकबर उलझ गए, दरबार स्तब्ध हुआ। और बीरबल ने गायक से एक ऐसा सवाल पूछा कि पूरी गाने की कला ही कांप उठी। हाजिर जवाबी, बुद्धि और व्यंग्य से भरी। सुनिए बीरबल की एक और धमाकेदार कहानी। बीरबल और वो गायक जो कहता था, मैं सिर्फ अंधे होने पर ही गा सकता हूं। कहानी शुरू होती है दरबार के बीचों बीच अंधेपन के दावे से। अकबर का दरबार अपनी रंगीनियों और बहसों के लिए प्रसिद्ध था, पर उस दिन कुछ अलग हुआ। दरबार के द्वार पर एक अजनबी युवक आया, तेज आवाज में बोला, मैं गायक हूं, लेकिन गाता तब ही हूं जब मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हो, जब मैं अंधा बन जाऊं। पूरा दरबार सन्न रह गया। उसकी पीठ सीधी, आवाज में आत्मविश्वास और चेहरा दृढ़। नाम था नीलभ। अकबर हैरानी से, क्यों भई? आंखों से देखने से तेरे सुर बिखर जाते हैं क्या?
नीलभ संजीदगी से हुजूर देखने से मन विचलित होता है। अंधापन मेरे अंदर की दृष्टि खोल देता है। अकबर, तो क्या तू हमें अभी गाकर दिखा सकता है? नीलभ, हाँ, पर मेरी शर्त है, मुझे अंधा किया जाए, पट्टी बांध दी जाए। शर्त मंजूर, पर बीरबल को खटका कुछ। गायक को एक ऊंचे आसन पर बैठाया गया। एक मुलायम रेशमी पट्टी उसकी आंखों पर बांधी गई। दरबार में सन्नाटा, सब इंतजार में। और फिर नीलभ गाने लगा। और क्या गाया! स्वर जैसे हवा में तैर गए। हर नोट एकदम सधा हुआ। सुर, ताल, लय सब इतना शुद्ध कि कुछ दरबारी तो रोने तक लगे। अकबर प्रभावित होकर, वाह, यह तो अद्भुत है। लेकिन बीरबल, जो कोने में बैठे मुस्कुरा रहे थे, अब धीरे से बोले, हुजूर, यह आवाज उस अंधेपन से नहीं निकली, ये किसी और स्रोत से आई है। बीरबल ने खेल पलट दिया। बीरबल, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। क्या गायक महोदय इस बार एक और गीत गा सकते हैं? नीलभ, बिल्कुल। पट्टी फिर बांधी गई। लेकिन इस बार बीरबल ने उसकी पीठ की ओर खड़े होकर आंखों के पास हल्की रोशनी से टॉर्च तेल का दीपक की लहर डाली। नीलभ जैसे ही गाने लगा, उसने हल्की आंखें मिचमिचाईं। बीरबल आवाज ऊंची करके, बस, ये अंधा नहीं, देख रहा है। गायक की पोल खुली। सब दंग रह गए। बीरबल ने पट्टी हटवाई। अंदर दो पतले पारदर्शी छेद बनाए गए थे जिनसे वो सब देख सकता था। बीरबल, ये शुद्धतम आवाज इसकी नहीं, इसकी बांसुरी में लगे रिकॉर्डेड रीड का कमाल है। और जो सुर हम सुन रहे थे, वह मंच के नीचे छुपे एक और गायक की आवाज है, जिसे अंदर से बांसुरी के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर गुस्से में, क्या तूने हमें मूर्ख बनाया? नीलभ डरते हुए, हुजूर, मैंने तो बस एक शर्त बनाई और लोगों को उनकी भावनाओं से जोड़ा। मुझ पर दया कीजिए। बीरबल ने व्यंग्य में किया न्याय। बीरबल हंसते हुए, अंधेपन की कला नहीं होती साहब। कला तब है जब देखने पर भी आदमी भीतर से न देखे। ये छल कला नहीं, एक मजाक है। अकबर, तो सजा क्या दी जाए? बीरबल, इसे दरबार के सामने नाचने दो, लेकिन एक शर्त पर, आंखों पर पट्टी बांधकर, और कोई सुर नहीं, सिर्फ चुप्पी में नाच। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी से सीख, सच्ची कला दिखावे में नहीं, ईमानदारी में होती है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को प्रतिभा का मुखौटा बना ले, वो खुद को धोखा देता है। बीरबल ने साबित किया कि अंधापन आंखों का नहीं, सोच का होता है। समाप्त। अगली नई कहानी। बीरबल और वो दरबारी जिसने 3 साल तक एक ही बात दोहराकर अकबर को हंसाया। बादशाह अकबर के दरबार में कई प्रकार के दरबारी आते जाते रहते थे। कोई न्याय मांगता, कोई इनाम चाहता, और कोई बस अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने आता। लेकिन एक दरबारी ऐसा आया जिसने न कोई इनाम मांगा, न कोई शिकायत की, न ही कोई कविता सुनाई। वो बस एक ही काम करता, हर बार वही एक ही वाक्य दोहराता। और सबसे हैरानी की बात, अकबर हंसते थे हर बार। कहानी की शुरुआत तीसरी पहर के दरबार से होती है। गर्मी का महीना था। पंखे झल रहे थे। बीरबल अपने स्थान पर बैठे कुछ कागज देख रहे थे। तभी एक दुबला-पतला, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए व्यक्ति दरबार में आया। उसका नाम था दुर्जनलाल। दुर्जनलाल जोर से, हुजूर, एक ऊंट दरिया में नहाने गया। बाहर निकला तो उसका नाम बदल गया। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर ने भौहें सिकोड़ी, फिर एक जोरदार ठहाका लगाया।
अकबर हंसते हुए, ये क्या बेतुकी बात है, पर मजेदार है। बीरबल ने भी हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो चुप रहे। दुर्जनलाल बिना कुछ और कहे चला गया। अगले दिन फिर वही दृश्य। दुर्जनलाल आया, बोला वही वाक्य। एक ऊंट दरिया में नहाने गया। बाहर निकला तो उसका नाम बदल गया। अकबर ने फिर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन बीरबल की भौहें तन गईं। तीसरे दिन, चौथे दिन, हर दिन वही वाक्य। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। मंत्री, क्यों राजा हर बार हंस देते हैं? सिपाही, कहीं ऊंट के पीछे कोई गूढ़ रहस्य तो नहीं? बीरबल अब इस बात से परेशान होने लगे। अकबर ने हंसते हुए एक दिन कह ही दिया, बीरबल, क्या बात है इस आदमी में, हंसाने की ऐसी कला किसी में नहीं देखी। बीरबल संजीदगी से, मुझे हंसी से ज्यादा उसकी चुप्पी डरा रही है, जहां वो कुछ और नहीं कहता। बीतते गए दिन, बनती गई आदत। अब ये दृश्य रोज का हो गया था। दरबार में शाही मुद्दों के बाद एक विश्राम की घड़ी आती और उसी समय दरबार में प्रवेश करता दुर्जनलाल। एक ऊंट दरिया में नहाने गया। बाहर निकला तो उसका नाम बदल गया। अकबर मुस्कराते, कभी जोर से, कभी मंद। 3 महीने बीते, फिर 6। अब तो अकबर स्वयं पूछने लगे, वो ऊंटवाला कहाँ है आज? और यदि वह न आता तो दरबार अधूरा लगता। बीरबल की बेचैनी। बीरबल को अब ये हंसी बीमारी लगने लगी थी। एक ही बात पर महीनों से हंसना, क्या यह बुद्धि का हास नहीं? उन्होंने एक दिन दुर्जनलाल को बुलाया और अलग से पूछा, बीरबल, ये ऊंट दरिया में क्या धो रहा है और उसका नाम क्यों बदल गया? दुर्जनलाल मुस्कराकर, नाम नहीं बदला, पहचान बदल गई। बीरबल चौंककर, क्या? दुर्जनलाल, ऊंट वही है, पर अब जो निकलकर आया है वो शाही ऊंट है। अब उसे सिर्फ दरबार में घुसने की अनुमति है, क्योंकि उसके पास हंसाने की कला है। बीरबल कुछ समझे, कुछ नहीं। 3 साल का लंबा खेल। अब 3 साल बीत चुके थे। अकबर की उम्र थोड़ी बढ़ गई थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं। पर जब दुर्जनलाल आता, वो आज भी उसी ताजगी से हंसते। और दरबारियों के लिए ये पहेली बन चुकी थी। मंत्री ने कहा, अगर यही बात मैंने कही होती तो कोई नहीं हंसता। कोषाध्यक्ष ने कहा, हो न हो, इसमें कोई जादू है। बीरबल अब यह सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने दुर्जनलाल से पूछा, क्यों रोज यही बात दोहराते हो? क्या तुम्हारे पास और कुछ कहने को नहीं? दुर्जनलाल धीरे से, जब कोई बादशाह किसी ऊंट की बात पर हंसना पसंद करता है तो मैं क्यों कुछ और कहूं? बीरबल का खेल। बीरबल ने अब एक योजना बनाई। अगले दिन जब दुर्जनलाल दरबार में आया और वही वाक्य कहा, बीरबल ने तुरंत खड़े होकर कहा, सही कहा। और फिर वह ऊंट अपनी हंसी छोड़कर दरबार का निर्णयकर्ता बन गया। अकबर की हंसी रुक गई। अकबर, क्या मतलब? बीरबल, हुजूर, पिछले 3 वर्षों से यह आदमी एक ही बात दोहरा रहा है और हर बार आप हंसते हैं, बिना सोचे कि क्या यही हमारी दरबार की गहराई है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस ऊंट और दरिया। आपके बुद्धिमान दरबार में यह ऊंट अब प्रतिष्ठा पा चुका है। क्या ये हमारी सोच की गिरावट नहीं? दुर्जनलाल का असली मकसद। अब सबकी निगाहें दुर्जनलाल पर थीं। बीरबल, सच बताओ, क्यों ये सब किया? दुर्जनलाल गंभीर स्वर में, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जब तक किसी बात का कोई अर्थ न हो, क्या वो मनोरंजन बन सकती है, और जब बन जाए तो लोग अर्थ ढूंढने लगते हैं। मैंने साबित किया, दरबार भी बिना अर्थ के तालियां बजा सकता है।
यह हंसी नहीं थी, यह आदत थी। मैंने दरबार का ध्यान हटाया। 3 सालों तक। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर शांत थे। उन्होंने गर्दन झुकाई और बोले, बीरबल, यह दरबार का नहीं, मेरा भी परीक्षण था और मैं फेल हो गया। बीरबल नरम स्वर में, नहीं हुजूर, आपने हंसना नहीं छोड़ा, पर आज आप सोचने लगे। यही सबसे बड़ा पास होना है। अकबर ने दुर्जनलाल को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, तुमने हमें हंसाया और फिर सोचने पर मजबूर किया। ये दोनों दुर्लभ हैं, मगर अब यह ऊँट विदा हो। कहानी से सीख। हंसी अगर आदत बन जाए तो सोचने की क्षमता छीन लेती है। कभी कभी अर्थहीन चीजों में भी सत्ता उलझ जाती है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो मनोरंजन और मूर्खता में फर्क कर सके। अगली नई कहानी, बीरबल और खोया हुआ आधा गधा। दरबार की सुबह उस दिन कुछ अधिक ही शांत थी। सूरज की किरणें शाही महल की संगमरमर की दीवारों पर पड़ रही थीं और दीवाने खास की छत पर चीलें उड़ान भर रही थीं। अकबर के चेहरे पर गौर करने लायक शांति थी और बीरबल अपने आसन पर बैठकर पुराने मुकदमों की फाइलें पलट रहे थे। लेकिन तभी शांत माहौल को एक अजीब सी चिल्लाहट ने चीर दिया। मेरा आधा गधा खो गया है। हाय दैया! आधा गधा गायब हो गया। एक बेतरतीब कपड़े पहना ग्रामीण दरबार में घुस आया। चेहरे पर परेशानी, आंखों में आंसू और आवाज में ऐसा दर्द जैसे कोई संतान खो गई हो। सैनिक उसे बाहर खींचने ही वाले थे कि अकबर ने हाथ उठाकर रोका। अकबर, रुको। आधा गधा? ये किस प्रकार की शिकायत है? ग्रामवासी, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे पास 2 गधे थे। अब एक पूरा है और दूसरा आधा। आधा ही है, बाकी गायब है। पूरा दरबार हंसी में डूब गया, पर बीरबल की भौहें तन गईं। विवाद की शुरुआत। अकबर ने आदेश दिया कि उसे बैठाया जाए और उसकी बात विस्तार से सुनी जाए। अकबर, क्या मतलब है तुम्हारा कि आधा गधा गायब है? ग्रामवासी, नाम मंगरू, हुजूर, मेरा गधा 2 दिन पहले गांव के चरवाहे के पास गया था। जब वापस आया तो उसके आगे के दोनों पैर और आधा सिर नहीं था। अकबर, अरे बाप रे! बीरबल, जिंदा है या मर चुका? मंगरू, जिंदा है हुजूर, पर चलता है ऐसे जैसे कोई आधा गधा है, और देखता भी आधा है, और सुनता भी आधा। अकबर हंसते हुए, तो वो आधा ही गधा रहा अब। मंगरू, और हुजूर, गांव का चरवाहा कहता है कि वो तो पूरा गधा है, बस थोड़ी चोट लगी है। मैंने कहा नहीं, ये आधा हो चुका है, मेरा आधा गधा खो चुका है। अब बात केवल एक गधे की नहीं थी। दरबार में एक अजीब सवाल खड़ा हो गया था, क्या कोई जीव आधा माना जा सकता है? चरवाहे की पेशी। बीरबल ने आदेश दिया कि चरवाहे को बुलाया जाए। अगले दिन एक लंबा तगड़ा आदमी पेश हुआ, नाम था बलई। बलई क्रोधित होकर, हुजूर, ये मंगरू बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने उसका गधा 2 दिन तक अपने पास रखा, चारा पानी दिया, फिर लौटाया। हाँ, थोड़ा घायल हो गया जंगल में, मगर जिंदा है न। बीरबल, तुम्हें ये मालूम है कि मंगरू इसे आधा गधा कह रहा है? बलई हंसते हुए, अगर कान काट लो तो क्या आदमी आधा हो जाता है? ये तो वैसा ही है। मंगरू, हुजूर, इसका एक कान, एक आंख, एक पैर और आधा मुंह ही रह गया है। ये अगर गधा है तो क्या मैं उठूं? अकबर, तो अब क्या मांग है तुम्हारी? मंगरू, या तो मेरा पूरा गधा वापस दो या आधे का मुआवजा दो। बीरबल का उल्टा सवाल।
बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, बीरबल, अगर किसी का घर जलकर आधा रह जाए तो वो घर आधा माना जाता है या पूरा? बलई, आधा ही हुजूर। बीरबल, और अगर किसी आदमी के दोनों पैर कट जाएं तो वो क्या आदमी नहीं रहेगा? मंगरू, रहेगा हुजूर, मगर अधूरा रहेगा। बीरबल, तो गधा भी अधूरा है। मगर अब सवाल है, जिम्मेदार कौन है? साक्ष्य की परतें खुलीं। बीरबल ने गधे का निरीक्षण करवाया, नगर वैद्य और पशु चिकित्सक से। रिपोर्ट आई, गधे को जख्म नुकीली लकड़ी से लगे हैं और कुछ जख्म पुराने हैं। ऐसा लगता है कि उसे 2 बार अलग अलग समय पर चोट लगी है। बीरबल ने मंगरू और बलई को बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या गधा कभी पहले भी चरवाहे के पास गया था? मंगरू हिचकिचाकर, हाँ हुजूर, 1 महीना पहले भी भेजा था। बीरबल, और उस समय भी चोट आई थी? मंगरू, थोड़ी बहुत। बीरबल, तब क्यों नहीं शिकायत की? मंगरू, क्योंकि तब वो ज्यादा नहीं टूटा था। अब तो गधा गधा नहीं, करुणा की मूरत हो गया है। बीरबल की बेमिसाल बुद्धि। बीरबल उठे और बोले, हुजूर, न्याय कहता है कि जब तक पूरा सत्य न खुल जाए निर्णय अधूरा है। जैसे गधा, ये गधा 2 बार टूटा है, एक बार मंगरू की चुप्पी से, दूसरी बार बलई की लापरवाही से। तो दोनों ही जिम्मेदार हैं गधे के आधे आधे हिस्से के लिए। अकबर हैरानी से, मतलब? बीरबल, मुआवजा आधा आधा दो। बलई भी दे, मंगरू भी। और जो बचा है उसे नगर चिकित्सालय भेजा जाए। राज्य खर्च पर इलाज हो, क्योंकि जब पशु का दर्द अदालत में गूंजने लगे तो राजा का कर्तव्य बनता है कि वो मरहम बने। दरबार की तालियां। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मंगरू मुस्कराया। बलई सिर झुकाकर मान गया। गधा शाही पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसने पहली बार 2 आंखों से घास देखी। एक में पट्टी थी, लेकिन घास हरी थी। कहानी से सीख। चोट केवल शरीर को नहीं, भरोसे को भी लगती है। न्याय तब तक पूरा नहीं जब तक सारी परतें न खुल जाएं। कभी कभी अधूरी चीजें पूरी कहानी कहती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। अगली नई कहानी। बीरबल और वो कैदी जिसे सजा सुनते ही सब दरबारी रोने लगे। शाही दीवाने खास की सुबह आम दिनों से कुछ अलग थी। हल्के गुलाबी बादलों के नीचे फैला लाल किला एक रहस्यमयी खामोशी से ढका था। पक्षियों की चहचहाहट कम और सिपाहियों की फुसफुसाहट ज्यादा सुनाई दे रही थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि 2 सिपाही एक कैदी को लेकर दरबार में आए। वो कैदी न तो साधारण अपराधी जैसा दिखता था और न ही डरा हुआ। उसकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी, पर चेहरा ऐसा जैसे अभी अभी जंगल से किसी ऋषि को उठा लाया गया हो। झुर्रियां पर तेज नजरें, बाल उलझे पर चाल में संजीदगी। बीरबल ने तुरंत गौर किया, इस आदमी में कुछ है। बाकी दरबारी बस एक कैदी देख रहे थे, पर बीरबल को किसी टूटे हुए शेर की तस्वीर दिखाई दी।